एकदम सोना और चांदी चढ़ता है अचानक से, फिर जी, ये पिटने लग जाता है। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 से 4% की गिरावट इसमें आ गई है। जी। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? गोल्ड सिल्वर में जो पहले हम एक बाढ़ सी आ गई थी खरीदारी करने वालों की, हर कोई बाय कर रहा था, हर कोई बाय कर रहा था, तो वो अब उस पे थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नज़र आया। हालाँकि हम्म। ये ब्रेक शॉर्ट टर्म होगा, 4 लाख पे चांदी बाय करी, 3 लाख पे बाय करी, 2,80,000 पे बाय करी, सबका हाँ। पैसा नहीं बना है। लोग पैसा तब डालते हैं जब लोगों का पैसा बनना स्टार्ट होता है। अभी लोगों का पैसा अटका हुआ है। रिजर्व को बचाने के लिए पीएम मोदी इतना जोर दे रहे हैं, हुँ। आखिर वो रिजर्व बच क्यों नहीं पा रहा है? इस बार देखिए ना, फिर से हमें घाटा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्बैलेंस आ जाता है फॉरेक्स रिजर्व में। तो ये क्लियर कहना है आरबीआई का, मोदी जी का, कि भई आप गोल्ड उतना ही लें जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। हम्म। अगर आपको नया लेना है तो आप अपना पुराना गोल्ड को रिसाइकिल करें। गोल्ड जो है वो अभी 30 से 31 हजार और डाउन जा सकता है। आप मानते हैं ऐसा? सभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। चाइना ने भी जो है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गोल्ड के ऊपर, कि भई आपकी इकोनॉमी से गोल्ड बाहर ना जाए, इकोनॉमी के अंदर गोल्ड रहे, और आप इंपोर्ट अगर बाहर से कर रहे हो तो आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आप दिखाइए। देखिए चाइना ने भी किया, इंडिया भी कर रहा है, तो वो ये हाँ। सोचेगा ना कि भई गोल्ड के भाव नीचे आएँगे इसलिए मना कर रहे हैं। तो वो एक लोग इस चक्कर में भी बैठे हैं कि अगर मोदी जी ने मना किया इसका मतलब भाव नीचे आने वाला है। हम्म। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि भाव नीचे आएँगे तो खरीदारी करेंगे। $2 लाख का गोल्ड का भाव जाएगा। अब ये कब जाएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बिष्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में अक्सर हम एसेट क्लास की बात करते हैं, आपके निवेश से जुड़ी तमाम मुद्दों को उठाते हैं और अपने गेस्टों से सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर देखिए हमेशा सदाबहार है, चमकते ही रहते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इसकी जो चमक है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। कई तरह के फैक्टर्स इसको लेकर शामिल हैं कि आखिर क्यों पहले सोना अचानक से उठता है और फिर लगातार गिरता जाता है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन, तनाव लगातार बरकरार है, इस दरमियान आने वाले वक्त में सोने और चांदी की चाल कैसी रहने वाली है, निवेश की क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। तो चलिए इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक बार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं तो अनुज गुप्ता जी, जो मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, कई सालों से इस पर नजर बनाए हुए। अनुज जी, बहुत बहुत जी, स्वागत है एक बार गुड फिर से मॉर्निंग, आपका। गुड मॉर्निंग। जैसे हम देख रहे हैं कि एकदम सोना और चांदी चढ़ता है अचानक से, फिर जी, ये पिटने लग जाता है। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 से 4% की गिरावट इसमें आ गई है। जी। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? देखिए इसके पीछे का रीज़न जो है वो फॉरेक्स रिज़र्व है। हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो अनाउंस किया कि भई आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं और जिस तरीके से हमको हाईयर रेट पे क्रूड मंगाना पड़ा, तो फॉरेक्स रिज़र्व हमारा बहुत यूटिलाइज़ हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए मोदी ने क्लियर कहा कि भई जो एसेंशियल आइटम है, जो नॉन एसेंशियल आइटम है, उसको आप ना इम्पोर्ट करें, हम्म। जो कि आपको यूज़ की नहीं है। जैसे गोल्ड सिल्वर है वो यूज़ का नहीं है। वो अगर आप लेते हैं ज्वेलरी तो उसको आप खाली लॉकर में रखते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के जो भाव थे वो फिजिकल मार्केट में गिर गए नीचे। हम्म। अगर आप आज भी देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के भाव करीबन 7 से 8,000 रुपए डिस्काउंट पे चल रहे हैं हाँ। डोमेस्टिक मार्केट में, फिजिकल मार्केट में। इसका मतलब ये है कि फिजिकल मार्केट में खरीदारी नहीं है, और इस खरीदारी के पीछे रीज़न ये है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम्म। उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भाव अभी जो है नीचे आ सकते हैं, या बहुत बढ़ गए हैं गोल्ड सिल्वर के भाव, तो अब आउट ऑफ पॉकेट भी हो गए हैं। हम्म। तो लोग सोच रहे हैं कि इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है क्या? तो उसको वो सर्च करने में लगे हुए हैं। तो गोल्ड सिल्वर में जो पहले हम एक बाढ़ सी आ गई थी खरीदारी करने वालों की, हर कोई बाय कर रहा था, हर कोई बाय कर रहा था, तो वो अब उस पे थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नज़र आया। हालाँकि हम्म। ये ब्रेक शॉर्ट टर्म होगा, हम्म। क्योंकि आगे चलकर हमारा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको अगेन एक अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, लोगों को पता है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व का भी इशू है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है उसका भी एक असर आता हुआ दिख रहा है। तो सब लोग इस टाइम पे सर्वाइवल वाली स्थिति में आ गए हैं कि आप जो नॉन एसेंशियल आइटम है उसको कम से कम आप यूज़ करें, और फंड को बचा के रखें जिससे कि एसेंशियल आइटम के लिए यूज़ किया जा सके। बिल्कुल। अनुज जी, जैसे आपने कहा कि अभी कहीं न कहीं निवेशक जो हैं सोने चांदी में इंटरेस्ट काफ़ी कम दिखा जी। रहे हैं अपना। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी का जो मौका है, जिस तरीके से इनके दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, क्या ये मौका है कि अभी खरीदारी किया जाना चाहिए या होल्ड किया जाना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यूएस और ईरान का ही इशू है कि उसका क्या सॉर्ट आउट होगा, कब तक होगा। हालाँकि ईरान कह रहा है कि उन्होंने अपनी कुछ शर्तें लिख के भेजी हैं, हुँ। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो उनकी शर्तों को मान रहे हैं। मतलब इसी वीक में ये सब कुछ हुआ है। हुँ। इस वीक में उन्होंने हम हाँ भी करा, ना भी करा। हाँ। इस हफ्ते में उन्होंने स्ट्राइक भी करा, और फाइनली अब वो कह रहे हैं कि हम इस बात को मान रहे हैं।
और अब वो तेहरान का इशू भी उसमें लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर हो गए हैं, क्लियरिटी अभी भी नहीं है। तो जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इक्विटी मार्केट से, इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो डाउन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। लोगों को विश्वास कब आता है? जब लोग पैसा बनाते हैं। अगर उनको पैसा नहीं बनेगा तो उनका विश्वास डाउन होगा। तो वहीं अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर के भावों में, जनवरी का मुझे ध्यान है टाइम 29 जनवरी को, जब गोल्ड सिल्वर ने अपने हाईज बनाए थे। बिल्कुल 2 लाख समथिंग। गोल्ड 1,80,000 के आसपास था, चांदी करीबन 4,20,000 के आसपास थी। बिल्कुल। उसके बाद से लोगों का पैसा नहीं बना है। मतलब लोगों ने, जिन्होंने 4 लाख पे चांदी बाई करी, 3 लाख पे बाई करी, 2,80,000 पे बाई करी, सबका पैसा नहीं बना है। तो जब लोग पैसा तब डालते हैं जब लोगों का पैसा बनना स्टार्ट होता है। अभी लोगों का पैसा अटका हुआ है। जैसा अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट में लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। जब उनको पोर्टफोलियो में रिटर्न आने चालू होते तब वो चर्न करते हैं, प्रॉफिट में निकाला, फिर दूसरा स्टॉक पकड़ा, उसमें निकाला, तब उन्होंने दूसरा स्टॉक पकड़ा। ऐसे ही गोल्ड सिल्वर में जब उनकी पोजीशंस प्रॉफिट में आती हैं, जब वो प्रॉफिट में निकालते हैं तो फिर वो अगली पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पर वो अटक गए हैं इस टाइम पे। इस टाइम लोगों की पोजीशन या तो जिन्होंने फिजिकल ले रखा होगा, फिजिकल में अटके होंगे, जिन्होंने गोल्ड सिल्वर ETF लिया होगा वो उसमें अटक गए हैं। तो इस टाइम पे लोगों का पैसा बहुत अटका हुआ है। तो ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले हमारी पुरानी पोजीशन निकल जाए तब हम नई पोजीशन को ऐड करें। तो ये एक जो डायलमा है ना लोगों के, इन्वेस्टर का, वो बहुत बड़ा काम करता है मार्केट में। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनरली लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं कि भाई ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं अब और पैसा क्यों लगाऊं इसमें मैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। अगर आप ज्वेलर की बात करेंगे तो ज्वेलर की ऑलरेडी इन्वेंट्री बनी हुई है, वो सोचता है कि मैं और अपनी मार्केट में शॉप में गोल्ड क्यों रखूं जब मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। तो इसलिए ज्वेलर भी खरीदारी कम करता है। सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया भाई फॉरेन रिजर्व के लिए आपको इंपोर्ट कम करना है। जो आपका ज्वेलरी एक्सपोर्टर है उसके लिए उन्होंने 100 kg का लिमिट लगा दिया है। तो वो सब चीज़ें जो हैं ये गोल्ड की डिमांड को कम कर रही हैं। और जनरली आप देखिए कि हम गोल्ड करीबन 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ। जब हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव डाउन होंगे। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो गोल्ड सिल्वर के भाव डाउन होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। अच्छा अनुज जी, जैसे कि कहीं ना कहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1 साल तक सोना ही मत लीजिए, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि भारतवासी जो हैं उनकी बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गोल्ड में लगातार गिरावट भी दिख रही है खरीदारी को लेकर। अगर मैं बात करूं तो आखिर क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, जब महामहिम ने बोल दिया है तो लोग तो फॉलो करेंगे ही। देखिए, जब एक आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो लोग नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई लॉकडाउन लगा तो लोगों ने उसका पालन किया। अब उन्होंने बोला कि गोल्ड आप नहीं खरीदिए, वो बात समझ में आती है कि हाँ भाई अगर एक महामहिम या प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, इट मीन्स कि भाई उनका विजन है लेकर कि भाई हाँ मेरा विजन ये है कि भाई अभी फॉरेन रिजर्व का इशू है, हमको क्रूड मंगाना है, हमको खाने के तेल मंगाने हैं बाहर से, तो आप जो एसेंशियल आइटम नहीं है उसको आप मत यूज़ कीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि भैया फॉरेन ट्रिप मत कीजिए। तो हमने देखा कि उसके बाद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप करने बंद कर दिया, मतलब बहुत कम हो गए हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 1 से 1.5 महीने में बहुत रेशो घटी है। तो ये एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है कि भाई आप अपने देश को ग्रो करना चाह रहे हो, कि भाई आप ये नहीं चाह रहे कि भाई आप बाहर जाके ट्रिप करो या बाहर जाके आप गोल्ड को परचेज करो। ये हिस्टोरिकल भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1960-62 में भी उस टाइम पे गोल्ड के बारे में डिस्कशन हुआ था कि भाई आप गोल्ड को दान करें। जब कुछ भी इंदिरा गांधी के टाइम पे कि जब इशू आता है तो लोग अपने गोल्ड को दान करते हैं। जब एक देश पर इशू आता है या एक किसी सोसाइटी पे इशू आता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो अभी इकट्ठे होने का टाइम है कि भाई अगर भारत के लिए हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी स्थिति अगर आए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो किसी में भी आ सकते हैं। हालांकि हमने ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छी तरीके से संभाला, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर लग रहा है कि भाई बाहरी तत्वों की वजह से आपको अगर इंटरनल इशू आ सकते हैं तो हमको प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो ये प्रिपेयरनेस है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर कोई इशू आता है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें। लेकिन सवाल तो यह आ जाता है ना कि जिस रिजर्व को बचाने के लिए पीएम मोदी इतना जोर दे रहे हैं, आखिर वो रिजर्व बच क्यों नहीं पा रहा है? इस बार देखिए ना फिर से हमें घाटा हो गया। देखिए, घाटा इसलिए हो गया कि क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी तक क्रूड के भाव 80% बढ़ गए हैं। और इसकी वजह से क्या है कि क्रूड के भाव जहां पहले $60 में इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमको $120 में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जितना हम फॉरेन रिजर्व बचा रहे हैं वो हमारा क्रूड में जा रहा है। खाने के तेल बहुत महंगे हो गए हैं। अगर आप देखेंगे सोयाबीन, सरसों, या अगर हम सोया ऑयल की बात करें, सोया मील की बात करें, तो वो सबके भाव बढ़ गए हैं। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व बच रहा है वो हमारा वहाँ पे यूज हो रहा है। और ये एसेंशियल आइटम है। आपको खाने का तेल चाहिए, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फॉरेन रिजर्व को हिट कर रही हैं। तो यही कहना है कि भाई आप
जो एसेंशियल आइटम नहीं है आप उस पे फॉरेक्स रिजर्व को खर्च ना करें, जो एसेंशियल आइटम है वहां पर आप यूज करें, तो इससे कि संतुलन बना रहेगा। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी मोदी जी यूएई गए थे, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी डील लेकर आए हैं कि भाई जो आपका यूएई है वहां पे जो भी क्रूड वो प्रोड्यूस करेगा वो भारत में स्टोर करेगा, करीब 30 मिलियन बैरल के आसपास वो स्टोर करेगा इंडिया में। तो अगर वो इंडिया में स्टोर करता है तो मान के चलिए कि आपके पास क्रूड की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि अच्छा। अब अगर यूएई आपको इंडिया में स्टोर कर रहा है तो आप वहां से कभी भी ले सकते हैं क्रूड, तो आपकी शिपमेंट का कॉस्ट बच जाएगा, आपको आराम से वो क्रूड का भाव नीचे मिल जाएगा। इवन रशिया भी क्रूड देने को तैयार है, हमारी रशिया से डील भी चल रही है, तो रशिया से हम क्रूड मंगा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्रूड में इशू नहीं है, इशू क्या है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो इशू है। अगर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है तो हमें तो वैसे ही ऑलरेडी क्रूड अच्छे दामों में मिल जाएगा, तो फिर वो चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए उनका है कि भाई आप खाली 1 साल तक आप वेट करें, 1 साल तक सब चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई चरमराती जा रही है, तेल, गैस, न जाने कितनी चीजें मार्केट में लगातार, दूध हो गया, महंगे होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मंदी की दहलीज पर ना खड़े हो जाएं। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, मंदी भारत में आनी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम मीन्स आत्मनिर्भर काफ़ी चीज़ों में हो चुके हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो हम आत्मनिर्भर हैं एग्रीकल्चर में, पल्सेस में, एडिबल ऑयल्स में, तिलहन में, दलहन में, मसालों में, दूध में, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदी, आप देखिए 2008 में रिसेशन आया था तो भारत में रिसेशन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पर मंदी की आशंका बहुत कम है। आशंका ये है कि भाई क्रूड के भाव महंगे हो गए तो उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अडॉप्शन है ना वो बहुत स्पीड से आता है। ईवीआई और ईवी का अगर आप नंबर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो वो बहुत अपबीट नंबर आते हुए नजर आए हैं, लोगों ने तुरंत इस पे शिफ्ट हो गए। जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी की सवाल है, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंसी हमारी क्रूड के ऊपर वो हमारी धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। अगर हम खाने के तेलों की बात करें तो हम सफिशिएंट है, सरसों का हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, हम कोकोनट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, हम बहुत अच्छा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन हम करते हैं, राइस ब्रान ऑयल का हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास अनलिमिटेड ऑयल रिसोर्सेज हैं खाने के तेलों की अगर हम बात करें, तो हमको इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत कम है, बट कुछ हद तक डिपेंडेंसी है जिसमें हम पाम मंगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आती हैं कि भाई अब आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम उतने ज़्यादा हम डेवलप्ड हो गए हैं कि यहाँ पर हमको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखिए हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती हैं। तो महंगाई या अगर हम बात करें मंदी की तो वो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस के मुकाबले तो वी आर इंक्रीजिंग आर जीडीपी, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत में जो इन्फ्लेशन है या मंदी है वो उतने लंबे समय तक टिक पाएगी। अगर आएगी भी तो वो जल्दी से निकल जाएगी वो। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारत को हिट हो पाएगा इन्फ्लेशन से या मंदी से। अनुज जी, जैसे आपने कहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, देखिए उसे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा यस जाता है। यस वो स्ट्रांग है, आपने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो स्ट्रांग तो है, और कहीं ना कहीं मंदी वाली जद में आने के लिए शायद मुझे लगता नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत पे ज़्यादा इम्पैक्ट दुनिया पड़ेगा। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अल-नीनो का जो यस इम्पैक्ट है, यस यस वो क्या आने वाले वक्त पर इसको धूमिल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, अल नीनो का अगर आप इम्पैक्ट की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बार शायद ऐसा आ रहा है कि मानसून द नॉर्मल रहेगा। मानसून नॉर्मल में भी ऐसा आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का वो किस तरीके से होगा। हालांकि अभी तक आईएमडी ने क्लियर नहीं बोला है कि भाई मानसून खराब आएगा। मानसून सब एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मानसून आएगा, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्री मानसून शॉवर्स अब धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो रही हैं, हो सकता है कि आपको 10-12 दिनों में और क्लैरिटी आती हुई नजर आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा मानसून आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिले, बट उससे ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मानसून की वजह से कोई बड़ा आपको यहाँ पर सेटबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास कुंड हैं, हमारे पास पाउंड्स हैं जिसमें आप इजीली पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बारिश से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को कोई हट होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर जितने भी बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो तो ये तक हिदायत दे रहे हैं फार्मर्स को कि आप जो हैं दलहन तिलहन की फसलें करें, इस पर काम करें, बल्कि चावल की जो पैदावार है अब वो आने वाले वक्त में कम हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए यस पानी वहाँ लगता है। यस तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना ज़्यादा यहाँ
यहाँ पर पैदावार चावल की होती है, आने वाले वक्त में क्या हमारी थाली से ही ये गायब हो जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड लेवल पर प्रोडक्शन होता है चावल का और गेहूँ का, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये खाए भी जाते हैं और हम इवन यहाँ पर एक्सपोर्ट करते भी हैं। हम व्हीट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, देखिए इम्पैक्ट आएगा, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपकी थाली से गायब हो जाएगा। हम्म। अब मॉनसून डिले है, उसका इम्पैक्ट आता है। अब आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो अधिक मास चालू हो गया है। अब ये अधिक मास में आपको बहुत हीट देखने को मिलेगी। जैसे अधिक मास खत्म होगा उसके बाद आपको बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो ये ऐसा प्रेडिक्शन है कि अधिक मास में शायद आपको रेन ना दिखाई दे, बट अधिक मास के खत्म होते ही तो आपको एक अच्छी खासी रेन आती हुई दिखाई देंगी और उसी टाइम आपकी सारी जो फसलें वो आपकी बिजाई होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 10-12 दिन बचे हैं, इन 10-12 दिन में आपको हीट का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद अच्छा मानसून आपको आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो हिट नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि बिल्कुल ही थाली से गायब हो जाए। अच्छा अनुज जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड बाय कर रही है, लेकिन रशिया इकलौता एक ऐसा देश है जो गोल्ड जो है वो बेच रहा है अपना। इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया कोई अंदर ही अंदर गेम कर रहा हो? देखिए रशिया बेच रहा है या जो भी इकोनॉमी बेच रही है वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रही है। वो इसलिए नहीं बेच रही है कि भाई उनको उसको सेल आउट करना है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंडिविजुअल को नहीं एक इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास गोल्ड अच्छा है तो आप उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उतना आईएमएफ से लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं, अपने गोल्ड को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव है। वो बेच रहा है डेफिनेटली अपनी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रहा है, क्योंकि बीच में जो वॉर चल रहा था उस वॉर की वजह से उसको एक्सपेंस हुआ। अब वो फिर बीच में उसके ऊपर क्या नाम है, यूएस ने बोला कि भाई आप रशिया से क्रूड नहीं लेंगे, तो वो उसकी वहाँ भी रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, तो ये तो बिजनेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड को बेचना है, ये एक बिजनेस है। ये वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना गोल्ड बेच रहे हैं, उसको पैसे को लेकर कहीं और लगा रहे हैं। वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं कि भाई अपना क्रूड को आप बेचें। वो अपने क्रूड को बेचने के लिए चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो दीज आर द थिंग कि जो रशिया है वो गोल्ड इसलिए बेच रहा है उसको अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं, या उसको अपना जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको पूरा करना है, या उसको अपने पैसे निकाल के कहीं और प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड से आउट हो रहा है, वो जस्ट सेलिंग अ नॉर्मल थिंग। वो तो हर इकोनॉमी करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी बड़ी बात है, वो हर इकोनॉमी बेचती है। वो अपने गोल्ड को गिरवी भी रखते हैं, फंड भी लेते हैं, वापस छुड़ाते भी हैं, फिर बेचते भी हैं, फंड आता है दोबारा बाय भी करते हैं। ये तो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। अच्छा अनुज जी, मेरा एक सवाल कि पर्सनल लेवल पे मेरा एक सवाल ये है कि हम देखते हैं कि बाकी देशों में गोल्ड जो है ना वो सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर मैं बात करूं। आखिर हमारे देश में इसका रेट इतना हाई क्यों पहुंचता है? देखिए, इसके पीछे है कि तो इम्पोर्ट ड्यूटी है। हमारे यहाँ पे देश में 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है। इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए क्योंकि हम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड में करीबन 30,000 टन के आसपास का गोल्ड हाउस होल्ड्स में है। मतलब ये 30,000 एक रफ फिगर है, तो अब ये एक्चुअल कितना है नोबडी नोज। और ये अभी से नहीं है, ये पुराने सालों से है। इतिहास में है कि आपने सोने के सिक्के भी चलाए, सब कुछ चलाए। तो भारतीय लोग गोल्ड से बहुत अटैच्ड होते हैं और वो गोल्ड को रखना पसंद करते हैं अपने पास में एज अ सेफ हेवन और एज अ कि अनसर्टेनिटी के टाइम के लिए। क्योंकि गोल्ड के लिए कहा जाता है कि गोल्ड एक अनसर्टेनिटी के टाइम की वस्तु है। अगर आपके घर में कुछ इशू है, किसी घर में कुछ इशू है, तो गोल्ड वहाँ पे सपोर्ट करता है। तो बड़े लोग बुजुर्ग कहते हैं कि वो कमाओ बेटे की तरह काम करता है। यस, आपको कभी भी जरूरत है आप उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए अगर गोल्ड लोगों को पहनना पसंद है, जबकि फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो शायद लोग उतना गोल्ड नहीं पहनते। इंडिया के लोग बहुत गोल्ड पहनना पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड को लेके बहुत स्ट्रांग है। और गोल्ड क्या है, एक डेड एसेट मानी जाती है। अगर आपने ज्वेलरी ली है तो वो आपने ज्वेलरी ले ली तो वो मनी फ्लो में नहीं आती है। वो या तो लॉकर में जाएगी या आप उसको अलमारी में बंद करके रख देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, भैया तो हमारे यहाँ पर पैदा होता है तो समझ भी आए ठीक है जी, हम अपने ही इन हाउस यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व नीचे आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंबैलेंस आ जाता है फॉरेक्स रिजर्व में। तो ये क्लियर कहना है आरबीआई का, मोदी जी का, कि भाई आप गोल्ड उतना ही लें जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको नया लेना है तो आप अपना पुराना गोल्ड को रिसाइकिल करें। अब नया गोल्ड ऐड ना करें, क्योंकि उसके लिए डॉलर आपको पे करने पड़ते हैं। और अभी उन्होंने केवल 1 साल के लिए कहा, ये नहीं कहा कि लाइफ टाइम के लिए आपका कहा है उन्होंने। आप उसको लें, और उसको रोकने के लिए अब देखिए सरकार चाहती है कि भाई आप गोल्ड कम परचेज करें। अब लोग नहीं मानेंगे तो सरकार कुछ लगाएगी, भाई बोलेगी आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। अब उन्होंने देखा कि भाई जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं वो गोल्ड बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो उन पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई आप पहले अपना जो पुराना गोल्ड है उसको आप एक्सपोर्ट तो करो, तभी तो आप गोल्ड इंपोर्ट करोगे। आप खाली गोल्ड इंपोर्ट किए जा रहे हो, एक्सपोर्ट उतना हो नहीं रहा है, तो फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका जो देखिए बैलेंस शीट कब पूरी होती है, जब आपका लेन देन बराबर हो। आप खाली माल लिए जा रहे हो, दे नहीं रहे हो, तो आपका वो डेट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि अगर आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो पुराना आप गोल्ड इंपोर्ट करो, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, आप वो दिखाओ, उसके बाद आप यूज करो। सिमिलर एक इंडिविजुअल के लिए भी यही है, भाई आपको जितना ही रिक्वायरमेंट है उतना आप गोल्ड परचेज कर लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपना पुराना गोल्ड आप बेच दो जाके मार्केट में, जिससे कि जो मनी सर्कुलेशन में आए। तो इकोनॉमी वही बेस्ट होती है जहां पर चीजें मनी सर्कुलेशन में आती हैं। तो ये एक पैमाना है मार्केट को नापने का कि भाई अगर मनी सर्कुलेशन में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही है कि गोल्ड जो है वो अभी 30 से 31 हजार और डाउन जा सकता है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए अभी तो एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि गोल्ड $35,000 जाएगा। अब तो एक लाख रॉबर्ट डॉलर का उन्होंने टारगेट दिया है, तो जो हाल फिलहाल के ट्वीट किया था उन्होंने। देखिए अब जहाँ अब 30 को माने या $1,00,000 को माने, ये दोनों चीजें बहुत अनबायस्ड या कहें या इलॉजिकल टाइप की चीजें हैं। आपने कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया आपने, तो कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। अब उन्होंने फरवरी में बोला कि गोल्ड का भाव $35,000 जाएगा, वहां से आप देख लो $300 नीचे गोल्ड का भाव आ गया। तो अब जिसने उनके कहने पर गोल्ड बाय किया होगा, मुझे ध्यान, हमने पॉडकास्ट भी किया था उसके ऊपर में, जब उन्होंने लिया होगा किसी ने तो कह रहा होगा यार मैंने गलत बाय कर लिया। तो ये सब चीजें इलॉजिकल चीजें हैं, वो आपको कहने के लिए आपने कहा, बट लॉजिक्स क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो अब 30,000 रुपये नीचे जाएगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे जाने का नीचे, क्योंकि नीचे आना हो सकता है कि नीचे आ जाए, बट नीचे आने का लॉजिक क्या है वो आप लॉजिक तो दीजिए, आप किस लिए आप कह रहे हो लॉजिक कि नीचे आएगा। इस बार लॉजिक ये है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, हो सकता है कि गोल्ड के भाव आपको नीचे आते हुए दिखाई दें। ये मेरा ही मानना है कि 30,000 तो नहीं, यहाँ 10-1,000 रुपये आपको नीचे आ सकता है गोल्ड का भाव, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रही है। और इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो बहुत हाई है। इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो कंसर्न्स है वो ज़्यादा हो गए हैं कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक्स में आएगा। तो वो एक कंसर्न है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े यूएस के अंदर तो फिर हो सकता है कि अदर एसेट क्लास में आपको भाव नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो वो एक हो सकता है पॉइंट कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इस बार तो फिर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आरबीआई बहुत जल्दी अब प्लास्टिक के नोट अब हमारे देश में आने वाले हैं। देखिए आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो क्या प्लास्टिक बेनिफिट होगा इससे देश को? बेनिफिट तो क्या होगा, बेनिफिट तो कुछ नहीं होगा। बेनिफिट आपको जो नोट अभी कागज में वो आपको प्लास्टिक में आएगा। या अब देखिए हम तो डिजिटल करेंसी भी आरबीआई ने लॉन्च की थी, आप डिजिटल भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा। तो देखिए ये तो आरबीआई का वो आप लॉन्च करेंगे तो आपकी रनिंग करेंसी में रहेगा, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। ये कि आपके पास करेंसी रखने का डिफरेंट वे हो जाएंगे, आप प्लास्टिक में करेंसी को यूज़ करेंगे, आप डिजिटल करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी करेंसी आरबीआई छापेगा वो आपकी इकोनॉमी का पार्ट बनेगी। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये एक वे है कि आप अब देखिए अगर आप जाएंगे यूएई में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, वहाँ प्लास्टिक का नोट ही चलता है। हाँ, बहुत सारे 60 देश ऐसे हैं जहाँ पे देखिए मेरे पास ऐसे तो अभी है भी, अगर बिल्कुल। मैं दिखा भी सकता हूँ, प्लास्टिक अच्छा। का नोट है, तो उसको बिल्कुल प्लास्टिक का नोट है वो। अगर आप देखेंगे तो वो उसको अगर आप प्रेस भी मारेंगे तो सिकुड़ जाएगा वो धुलता नहीं है, खराब नहीं होता, फटता नहीं है। बहुत सारी ऐसी करेंसी इंडिया के अंदर जो खराब होने की वजह से वेस्ट हो जाती है, तो वो आरबीआई उसको यूज नहीं कर पाता, उसको दोबारा उसको करना पड़ता है। तो बेटर है कि उनको ये शायद ऐसा होगा कि उनका जो डेटा होंगे वो ऐसा है कि जो पेपर के नोट हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उससे बेटर है प्लास्टिक का करेंसी को आप यूज़ करें, जो कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, जिसको आप धो भी सकते हो इजीली, तो वो उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, उससे कोई ज़्यादा बड़ा कोई इकोनॉमी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स अ वे ऑफ द मनी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सोने और चांदी को लेकर आपका अगला टारगेट क्या है? देखिए हम तो अभी भी कह रहे हैं कि दिवाली तक गोल्ड का भाव आपको अगेन 5,000 से लेकर $5,200 मिलेगा, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और चांदी का भाव 90 से लेकर $100 तक होगा। और ये 90 तो अभी टेस्ट करके भी किया है, अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते ही टेस्ट किया था, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। $90 तो कभी भी आ जाएगा, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90 से लेकर $100 के बीच में चांदी का भाव और 5,000 से लेकर 5,200 के आसपास गोल्ड का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही थी कि सोना जो है वो आसमान पर पहुंचेगा, आप मानते हैं ऐसा कि आसमान पर पहुंचेगा? इस साल तो नहीं लगता है, क्योंकि इस साल अब जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में,
जिस तरह सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड का भाव जल्दी से इंक्रीज होगा। गोल्ड पर कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि गोल्ड, हर इकोनॉमी ये कोशिश कर रही है कि आप गोल्ड को इंपोर्ट ना करें। जो भी इकोनॉमी गोल्ड इंपोर्ट कर रही है सभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। चाइना ने भी जो है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गोल्ड के ऊपर कि भाई आपकी इकोनॉमी से गोल्ड बाहर ना जाए, इकोनॉमी के अंदर गोल्ड रहे, और आप इंपोर्ट अगर बाहर से कर रहे हो तो आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आप दिखाइए। देखिए चाइना ने भी किया, इंडिया भी कर रहा है, सभी इकोनॉमी कर रही हैं गोल्ड को लेकर। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से जंप को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको मोमेंटम देखने को मिले, बट ये साल मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्रिडिक्शन तो ऐसी भी की जा रही है अनुज जी कि चांदी जो है वो 7 लाख को क्रॉस करेगी, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल मानता हूँ कि क्रॉस करेगी, बट कब करेगी ये कौन बताएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा है, एक साल में चांदी $30 से ब्रेक करके $120 चली गई, तो कोई बड़ी बात नहीं कि चांदी चली जाएगी, बट कब जाएगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके लिए पीछे ऐसा ना हो कि लोग उतर जाएं मार्केट में खरीदारी करने के लिए, फिर बोले कि 107 लाख जाना था वो नहीं जा पाया। वो टाइम लगेगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा कि हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल लगे या 3 से 4 साल लगें, उसमें टाइम लगेगा। और वो तब लगेगा जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही होंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो एक स्टडी ये भी आ रही है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो भी ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड में इंडस्ट्रियल यूसेज होगा, वो दोबारा से प्रोड्यूस होगा, तब जाके वो इकोनॉमी में काम करेगा, तब जाके आपको दोबारा डिमांड देखने को मिलेंगी। अभी कंपनीज जिस तरीके का फियास्को भी चल रहा है एनर्जी को लेके, तो कंपनी भी रुकी हुई हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो रुके हुए हैं कि भैया पहले हमारे पास एनर्जी का इशू तो सॉल्व हो, तब जाकर हम चांदी को बाय करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए। तो चांदी इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना यूज होगा। ज्वेलरी में लोग कितना लेंगे, जितना उनको यूज है उतना लेंगे, वो ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एक डिस्पैरिटी है डिमांड सप्लाई में वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी आपको 7 लाख का लेवल दिखाई देगा, बट मेरा ये गट फीलिंग है कि 7 लाख का लेवल जरूर आएगा। और ये कब आएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, आपको 4 साल 5 साल 10 साल में आए, बट ये आएगा जरूर लेवल, ये लेवल आएंगे जरूर। क्योंकि ये देखिए कमोडिटी ऐसी है जिसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत हाई है, और जिस तरीके से यूसेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, एक अगर मैं एक चांदी को अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, आपकी जितनी ईवीज की डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी लाइट्स की डिमांड बढ़ेगी, सब में आपको चांदी का यूज होता हुआ दिखाई देगा। जितनी आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी वहाँ आपको चांदी का इस्तेमाल होगा। तो जितना चांदी का इस्तेमाल होगा उतना आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है उसका असर वहाँ पे भावों में रहेगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में देखिए ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है कि चांदी बढ़ने के बाद रुक गई है। अगर आप सन 2012 2013 14 की बात करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स थे, बहुत स्पीड से भाव नहीं बढ़े थे। 2011 के बाद चांदी रुक गया था। ये तो ये कि अब लग रहा है कि अब बढ़ रही है तो बढ़ती रहे, बढ़ती है, देखिए एक वो हो जाता है कि हाँ भाई अब ये बढ़ रही है तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। भाई कहीं स्टॉप भी तो लगाएगी, कहीं ब्रेक भी तो लगाएगी, कहीं ब्रेक लगाएगी, लोग अपनी पोजीशंस को निकालेंगे, लोग एग्जिट करेंगे, फिर दोबारा लोग दोबारा से बाय करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती है, साइकिल होती है हर कमोडिटी की। तो अभी साइकिल पूरा हो रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ा रुकेगी, यहाँ पर वेट होगा, फिर नई कुछ चीज़ें आएंगी। अभी इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बैलेंस होंगे, इन्फ्लेशन भी बैलेंस होगा, सब चीज़ें बैलेंस होंगी, फिर दोबारा चलनी चालू होगी। तो ये तो साइकिल है, ये तो साइकिल अभी पूरा हो रहा है, ये साइकिल यहाँ पे अभी रुकेगी, फिर उसके बाद दोबारा चलना चालू करेगी। ये 2013-14 में भी हुआ है, 2010 में भी हुआ है, 1990 में भी हुआ है ये कि प्राइस बढ़े हैं फिर चांदी रुक गई है, फिर बढ़े हैं फिर रुक गई है। ये तो अप्स एंड डाउन मार्केट के हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो इसमें बढ़त ही देखने को मिली है। तो ऐसा मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप 10 साल का व्यू मान के चले कि भाई मेरे को 10 साल के लिए पैसा लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में कहीं ना कहीं जब रैली आती है तो हर कोई पैसा लगाना शुरू कर देता है। अभी जैसे कुछ देर पहले आपने कहा कि अभी जो देख रहे हैं हम निवेशकों का थोड़ा इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर कुछ वक्त के बाद, देखिए कब इनमें रैली आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सोना अभी खरीदना बंद करो, उसके बाद एकदम तेजी से रैली आई थी इनके दामों में। अगर रैली आती है तो उस दरमियान आप इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए इस टाइम पे इन्वेस्टर वेट कर रहा है भाव नीचे आने का, क्योंकि उसको पता है कि ये भाव इतने महंगे हो गए हैं कि जो आउट ऑफ द पॉकेट है, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए आउट ऑफ द पॉकेट हो गए हैं। तो अब ये डिमांड जो देखिए जो मार्केट में डिमांड आती है वो आती है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। अगर रिटेल मार्केट में नहीं जाएगा तो डिमांड नहीं आएगी। तो डिमांड कब आएगी? जब भाव नीचे आएगा। इस टाइम पे भाव बहुत बढ़ा हुआ है।
अब देखिए कुछ लोग तो ऐसा भी आइडिया लगा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने अगर मना किया है कि नहीं खरीदें, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी ने मना किया है तो चांसेस है कि गोल्ड के भाव नीचे आ सकते हैं। तो लोग इस चक्कर में वेट करते हैं। अब जो फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं कि भाई अगर महामहिम ने बोला है कि भाई गोल्ड मत बाय करो, तो कहेंगे अब हम बाय नहीं करेंगे, हमें मोदी जी ने मना किया है। तो वो ये नहीं समझेंगे क्यों मना किया, बट वो बोलेंगे कि हाँ मोदी जी ने मना किया तो हमें नहीं बाय करना है। वो ये लोग ये सोचेंगे वो इसलिए मना कर रहे हैं कि भाई भाव नीचे आ सकते हैं। भाई अगर मैं किसी को बोले भाई आप गोल्ड बाय मत करो, तो वो ये सोचेगा ना कि भाई गोल्ड के भाव नीचे आएंगे इसलिए मना कर रहे हैं। तो वो एक लोग इस चक्कर में भी बैठे हैं कि अगर मोदी जी ने मना किया इसका मतलब भाव नीचे आने वाले हैं, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि भाव नीचे आएंगे तो खरीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि अगर जिस दिन ये गोल्ड का भाव, अगर मान लीजिए आपकी बात सत्य हो गई, 30,000 रुपये भाव नीचे आ गया, 1,10,000 गोल्ड आ गया, 1 लाख रुपये गोल्ड आ गया, तो आपको क्या लगता है वो लोग नहीं खरीदेंगे? लोग खरीदेंगे जाके, तुरंत जाके लोग खरीदेंगे। तो इस टाइम पे लोग वेट कर रहे हैं कि एक तो वॉर सिचुएशन है, लोगों को समझ में आ रहा है अगर वॉर टल जाए फिर हम खरीदेंगे, वॉर टल नहीं रही है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि यार भाव भाव बहुत बड़े हुए हैं, एक बार भाव नीचे आ जाए। जिस दिन भाव नीचे आ जाएंगे उस दिन दोबारा आप खरीदारी देखने को मिलेगी। ये तो देखिए कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है गोल्ड सिल्वर की, आपने अगर गोल्ड बाय कर लिया ना तो वो गलता ना पिघलता ना जंग लगता उसमें। तो अगर आपने उसको लेकर पैकेट में रख भी, उठा के रख भी दिया, तो आपको 100 साल बाद भी ऐसे ही मिलेगा। वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं उससे उनको ये है कि भाई एक ऐसी वस्तु है कि ना तो कोई उसको जंग लगेगी ना कुछ होगा, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में ले रख सकते हो। तो लोग वेट करते हैं कि ठीक है जब भाव नीचे आएंगे तो हम ये ले लेंगे उसको। तो वो एक साइकोलॉजिकल जो है चीज़ उसमें अटक जाती है। तो इस टाइम पे लोग साइकोलॉजिकल ट्रैप्ड हैं कि भाई भाव नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हालांकि टारगेट को लेकर अगर मैं एक बार दोबारा आपसे जानना चाहूंगी, उनके टारगेट ना जो बिल्कुल 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। वो आज कुछ वक्त पहले वो $35,000 की बात कर रहे थे, अब वो $1 लाख की बात करें कि $1 लाख जो है गोल्ड का रेट चला जाएगा। अब ऐसे में क्या सिचुएशन आप मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग उन्हें बहुत तेजी से फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, कई लोग मानते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि ये चीज टारगेट आने वाले वक्त में अगर ऐसा तस्वीर देखने को मिलती है तो इसके लिए कई साल निकलेंगे? देखिए उन्होंने 1 लाख बोला, मैं बोलता हूँ 2 लाख जाएगा गोल्ड का भाव। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ गोल्ड का भाव 2 लाख जाएगा, बट कब जाएगा? देखिए ये चीजें हैं, उन्होंने बोला 1 लाख जाएगा। $1 लाख? 1 लाख डॉलर, मैं 2 लाख डॉलर कह रहा हूँ, 2 लाख डॉलर का गोल्ड का भाव जाएगा। अब ये कब जाएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसा ना हो कि लोग बोले, अनुज गुप्ता ने बोला कि 2 लाख गोल्ड का भाव जाएगा, गोल्ड बाय कर लो। भाई लॉजिक्स है उसके पीछे, अब उन लॉजिक्स में जाओ, उसमें आप उसको समझो, उसके बाद आप गोल्ड खरीदारी करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, भाई आपको टारगेट देना, आप जितना बड़ी आप टारगेट दे दो, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कब जाएगा, कब खरीदारी करने का एक्चुअल लेवल है, कब आपको उसको बेचना है, कब आपको उसको लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि कल, अब देखिए बीच में क्या हुआ कि लोगों ने गोल्ड, इतना ऐसा मूवमेंट हो रहा था, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के गोल्ड में पैसा लगा रहे थे। तो वो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक छोटे तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लेते चलो। एक एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। हमने देखा कि जनवरी के टाइम पे ऐसे हमें एग्जांपल्स मिले, लोगों ने देखा था कि भाई गोल्ड रोज आपका 10,000 ऊपर खुल रहा है, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड में पैसा लगाया, 10,000 ऊपर महंगा मिल गया, वहाँ उन्होंने बेच दिया। तो ऐसा भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक होता है फियर ऑफ मिसिंग ऑफ फियर फैक्टर होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो फोमो जो है ना उसमें कभी ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ बाय करनी है तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप बाय करो। टारगेट तो आपको हर मिलेंगे, 1 लाख, 2 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर, आपको टारगेट देने में किसका क्या जा रहा है, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो एक इंपॉर्टेंट है, और उस लॉजिक के साथ क्या आपके पास रणनीति होनी चाहिए खरीदारी करने की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। बिल्कुल अनुज जी, मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में ना हमने बहुत सारे मुद्दों को रेज़ किया, चाहे वो करेंसी की बात हो, गोल्ड की बात हो, गोल्ड सिल्वर की बात हो, या फिर कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव की बात हो। तो आने वाले वक़्त में आपने टारगेट भी दिया है कि कहाँ तक गोल्ड सिल्वर पहुँच सकता है। मुझे लगता है जितने भी दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल ज़रूर लिखें, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम आपके सवालों को भी रेज़ करें। और आपको क्या लगता है कि अनुज जी ने जो टारगेट दिया है, क्या आपका भी यही अनुमान है या फिर आपकी सोच अलग है? तो वो ज़रूर बताएं। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी पल पल की जो अपडेट्स हैं और साथ ही पॉडकास्ट से जुड़ी जो इन डेप्थ की नॉलेज आप तक हम लेकर आते हैं वो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए नमस्ते।